हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो जेआईबी का पहला पेपर है उसका चैप्टर 15 आज करने जा रहे हैं हम लोग। ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर का अकाउंट देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं और किस टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं इस अकाउंट को ओपन करते वक्त और अकाउंट को ऑपरेट करते समय। तो इसमें जो है सबसे पहला तो आ जाता है कि माइनर अकाउंट, फिर जॉइंट होल्डर, हिंदू अनडिवाइडेड जिसको HUF बोलते हैं। HUF अकाउंट जो है वो करंट में भी ओपन होता है और सेविंग में भी ओपन होता है। फिर पार्टनरशिप अकाउंट हो जाता है, लिमिटेड कंपनीज़ के अकाउंट, क्या क्या पेपर हमें लेना होता है और मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा होता है और कौन किसके साथ अकाउंट ओपन कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ये देता है कि बैंकर डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। जैसे कि बैंकर जो है डिफरेंट टाइप के कस्टमर, अलग अलग भिन्न प्रकार के कस्टमर से डील करता है। वो इंडिविजुअल हो सकता है, नॉन इंडिविजुअल हो सकता है। नॉन इंडिविजुअल में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनीज, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारी सोसाइटीज़, क्लब, एसोसिएशंस, ये सब आ जाते हैं। While opening and in conduct of account, this person, the banker, has to comply with the law application each form। अभी देखिए, कोई भी अकाउंट ओपन करने से पहले बैंकर को जो है एक लॉ डिफाइन हुआ है, उससे एप्लीकेबल होना चाहिए कि उसके हिसाब से ही वो जो है अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन जो है फिक्स कर रहा है और अलाउ कर रहा है कि आप अकाउंट को इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट के केस में क्या बोलता है कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ये कहता है कि जो भी इंडिया का कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल रखता है, जो इंडिया से बिलोंग करता है, जो इंडियन है, सिटीजनशिप जिसका इंडियन है, इंक्लूडिंग अ माइनर फॉर हुम अ गार्जियन फॉर द पर्सन और प्रॉपर्टीज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन हिज और कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब कोई भी पर्सन 18 साल अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जो भी डोमिसाइल ऑफ इंडियन पर्सन है वो 18 ईयर्स का एज कंप्लीट करेगा तो ही मेजर कहलाएगा, नहीं तो माइनर ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन है कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम लोग आगे भी पढ़ने को मिलेगा और लीगल में जो 4th मॉड्यूल है टोटली डेडिकेटेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल में भी आते हैं और लीगल में भी आते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे ये मेंशन है कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एक दिन भी कम हुआ, लेस देन द एज, 18 साल में एक दिन भी कम है तो वो माइनर ही कहलाएगा बाय द लॉ, उसको माइनर ही कहा जाएगा, उसको मेजर नहीं कहा जाएगा। और वो जो माइनर पर्सन है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है ये कहा जाता है कि 18 साल में एक दिन भी कम का पर्सन हुआ तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अगर उसने मैच्योर नहीं हुआ है, मेजर नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उसको माइनर बोलेंगे और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। देन नाउ ये बोल रहा है कि एवरी पर्सन, इट फर्दर स्टेट दैट, आगे ये बताता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ द साउंड माइंड। कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन हो सकता है? जो पर्सन एक तो मैच्योर हो, 18 साल के ऊपर का हो, साउंड माइंड का हो और नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज़ ही इज़ सब्जेक्ट। द एसेंस ऑफ दिस इज़ द माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू इंटर द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माइनर जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में उसको नहीं लिया जा सकता है। दिस अफेक्ट हिज कैपेसिटी टू होल्ड, एक्वायर द डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ पर स्टेटस ऑफ पार्टी माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यही इसमें ये एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे दिया है कि 10 साल का माइनर भी है वो अपना बैंक खाता खुलवा सकता है। ये इसलिए RBI ने ये बताया कि अपने एक सेविंग हैबिट को बनाने के लिए माइनर को भी 10 साल के एज अटेंड करने के बाद अपना जो है सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन करवा सकता है। ऑपरेटेड डिपॉजिट अकाउंट
सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन होते हैं कि 10 साल का माइनर जो है अकाउंट ओपन तो करवा लेगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्या होता है? तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर से इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन उसका करवाना पड़ता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड लेना होता है, एज और रेसिडेंस प्रूफ लेना होता है, एज और एड्रेस प्रूफ, उसके बाद उसके स्कूल का आई कार्ड लेना होता है। तो वो पर्सन का जो है सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट हम लोग 10 साल के ऊपर के बच्चे का खोल सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है कि ऑपरेशन बाय गार्जियन और माइनर सेल्फ। यहाँ पे ऑपरेशन 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो खुद ही ऑपरेट कर सकता है, और नहीं तो उसके गार्जियन भी ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही करे, बट कर सकता है ऐसा कहा गया है। बट गार्जियन भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो गार्जियन ऑपरेट करेंगे तो यूजुअली द अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन। नॉर्मली तो गार्जियन ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द जितने भी अंडर गार्जियन अकाउंट होते हैं, जो भी माइनर के अकाउंट होते हैं, वो हम लोग अंडर गार्जियन ही ओपन करते हैं। यही बैंक की प्रैक्टिस होती है। बट इन केस कोई चाहता है कि नहीं, मेरा बच्चा अब 10 साल का हो गया, मैं अपने बच्चे का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ, तो आप ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एज पर लॉ जो है 10 साल के ऊपर के बच्चे का अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड आप खोल सकते हैं। थोड़े से कंडीशंस होते हैं, और अदरवाइज गार्जियन ऑपरेटेड होता है। यूजुअली द अकाउंट शुड बी ऑपरेटेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ। माइनर के बिहाफ में जो है गार्जियन ऑपरेट करता है, और हुज डेट ऑफ बर्थ इट अटेंडिंग मैच्योरिटी रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट। मैच्योरिटी उसका रिकॉर्ड होता है आफ्टर फ्रॉम द माइनर हु इज़ नाउ अ मेजर। जैसे ही अगर वो मेजर बन जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो एक दिन भी आप उसके 18 साल होने के बाद आप उसका गार्जियन जो है उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। जब तक वो मेजर अकाउंट को मेजर में कन्वर्ट नहीं, नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा लेता है, तब तक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, और उसको जो है गार्जियन को अलाउ नहीं किया जाता है जब तक वो सारे सर्टिफिकेट, मेजर होने के सर्टिफिकेट जैसे पैन, आधार, ये सब चीज़ें जब तक नहीं दे देता है तब तक वो अकाउंट ऑपरेट नहीं होता है। तो सेक्शन 26 ऑफ एनआई एक्ट प्रोवाइड द माइनर में ड्रॉ बैलेंस इन सच अकाउंट आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट एंड एज ऑफ द माइनर शुड बी अबव 13 ईयर्स। नो, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात ये कह रहा है कि चेक भी इंडोर्स कर सकता है। एक माइनर ड्रॉ कर सकता है, एक चेक को इंडोर्स कर सकता है। कब? जब वो 13 साल के ऊपर का एज हो तो वो चेक भी लिख सकता है किसी को, बट एक मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाई होता है, उतना ही अमाउंट का वो कर सकता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद नो ओवरड्राफ्ट अलाउड इन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप माइनर अकाउंट में नहीं दे सकते हैं। और माइनर जो है लिटरेट होना चाहिए, और 2 माइनर का है आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। 2 माइनर कैन नॉट ओपन ज्वाइंट अकाउंट। अब 2 माइनर आ गए और बोला कि मुझे ना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है, तो आप ये अलाउ नहीं कर सकते। द फादर ऑफ द नेचुरल गार्जियन इज़ फॉर ओपनिंग अकाउंट। मोस्टली जो है फादर ही उसका नेचुरल गार्जियन होता है अकाउंट। माइनर के केस में है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि चेक वो लिख सकता है, बट 13 साल के ऊपर का एज होगा तो। सेविंग अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड खोल सकता है, बट 10 साल का ऊपर का होगा तो। अदरवाइज जो है अंडर गार्डियनशिप अकाउंट ओपन होगा। और नेचुरल गार्जियन मोस्टली फादर होता है, पर आरबीआई ने जो है ये मदर को भी नेचुरल गार्जियन बनाया है। सिर्फ मुस्लिम के केस में के माइनर का अकाउंट होगा तो फादर ही होगा, मदर नहीं हो सकती। अदरवाइज़ बाकी सारे कास्ट में जो है वो मदर भी यहाँ पे साइन कर सकती है एज अ नेचुरल गार्जियन। तो उसके बाद आता है रूल्स फॉर ऑपरेशन। इस अकाउंट को ऑपरेट करने का रूल क्या है? इफ़ द गार्जियन डाइज ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, अगर बच्चा माइनर ही है और गार्जियन की डेथ हो जाती है, तो जब वो बच्चा मेजर हो जाता है तो उसके पैसे जो है उसको दे दिया जाता है। द बैलेंस कैन बी पेड टू द माइनर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। जब वो 18 साल का हो जाता है तब उसके पैसे उसको लौटाए जाते हैं। इफ़ द माइनर अकाउंट होल्डर डाई, अगर माइनर अकाउंट होल्डर ही मर जाता है तो बैलेंस इज़ पेएबल एट द नेचुरल गार्जियन, तो नेचुरल गार्जियन को उसके पैसे पे हो जाते हैं, एंड ही बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ इट। ओबियसली गार्जियन अकाउंट ऑपरेटेड है और माइनर को कुछ हो जाता है तो पैसा तो गार्जियन का ही होगा। इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल, अगर माइनर गर्ल मैरिड है, हर हस्बैंड इफ़ मेजर शैल बी नेचुरल गार्जियन, तो उसका हस्बैंड अगर मेजर है तो नेचुरल गार्जियन होगा। वाइल द अदर केसेस द फादर और मदर इज़ अ नेचुरल गार्जियन। अगर ये मेजर नहीं है तो फादर मदर को ही दिया जाएगा। द टर्म नेचुरल गार्जियन डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर और स्टेप फादर। यहाँ पे नेचुरल गार्जियन उसके खुद के सगे मम्मी पापा होना चाहिए। यहाँ पे स्टेप मदर या स्टेप फादर को अलाउ नेचुरल गार्जियन में नहीं किया जाता है। फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के केस में देख लीजिए कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है वो कैसे कैसे अकाउंट होते हैं। सबसे पहला तो आइदर सर्वाइवर होता है, दोनों का इक्वल राइट होता है कि वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सके, चेक पास करवा सके, अकाउंट से कुछ भी डेबिट कर सके।
बोथ ज्वाइंटली, अगर ऐसा ऑपरेशन है तो दोनों को साइन करना होगा तो ही अकाउंट का ऑपरेशन होगा। फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में क्या हो जाता है कि फॉर्मर जब तक जिंदा है फॉर्मर करता है, फॉर्मर के मरने के बाद जो है सर्वाइवर की अथॉरिटी हो जाती है, तो वो सारे पैसे वैसे को सब ले सकता है। जब तक जिंदा है फॉर्मर ही यूज करेगा। तो अब देखिए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में क्या है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर इज एन अकाउंट ओपन बाय 2 और मोर पर्सन। ओबियसली ज्वाइंट है तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो इस अकाउंट को ओपन करते हैं। वाइल ओपनिंग द अकाउंट एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाई ऑल अकाउंट होल्डर। अकाउंट ओपन करते समय देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन अलग हो सकता है, आइदर सर्वाइवर ज्वाइंटली या फॉर्मर सर्वाइवर हो सकता है, बट अकाउंट ओपनिंग के समय में जो है सारे लोगों का सिग्नेचर ज़रूरी है क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड करना होता है सिस्टम में। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट में भी ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है, इस हिसाब से जो है कोई एक चूज़ करना होगा उनको। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट द ऑपरेशन विल बी बाई ऑल द अकाउंट होल्डर ज्वाइंटली। अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है तो सारे अकाउंट होल्डर को ज्वाइंटली इस अकाउंट को ऑपरेट करना होगा। If any changes is required in operational instruction by any one or more of the account holder, or if any one or more of the account holder described to revoke the instruction already given, such modification or revocation of the instruction already record should be signed by all the account holder। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर अकाउंट में कुछ मॉडिफिकेशन स्टार्टिंग में आइदर सर्वाइवर कर लिया और बाद में आके बोलता है कि नहीं ठीक है आइदर सर्वाइवर में तो कोई एक कर सकता है, बट मॉडिफिकेशन किसमें दोनों का साइन लगता है, बोथ ज्वाइंटली में है और बाद में आके बोलता है कि नहीं इस अकाउंट का ऑपरेशन तो मैं अकेले ही करूँगा, आप ये चेंजेस कर दो, तो ये चेंजेस नहीं हो सकती। जबकि दूसरे होल्डर का भी सिग्नेचर नहीं मिलता है तब तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है अकाउंट में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नो मॉडिफिकेशन इज़ अलाउड, कुछ भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा जब तक सारे अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर नहीं मिल जाता। However, any of them can stop the payment of check issued by any other joint account holder। यहाँ पे ये मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में आता है। ये क्या बोला है कि अगर जॉइंट अकाउंट के केस में ये कोई भी मोड ऑफ ऑपरेशन रहने दो, अगर आइदर पहला बंदे ने साइन करके कोई चेक इशू किया है तो दूसरे बंदा एक लेटर भेज सकता है बैंक में कि ये चेक को स्टॉप किया जाए और बैंक उसको मान्य करेगी, क्योंकि एनी ऑफ देम कैन स्टॉप द पेमेंट, कोई भी चेक स्टॉप कर सकता है इशूड बाई एनी अदर जॉइंट अकाउंट होल्डर। ये फर्स्ट पर्सन ने साइन किया है, दूसरा पर्सन लेटर इशू करके और उस चेक को स्टॉप करवा सकता है। द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन इन द अकाउंट विल स्टैंड काउंटर मैंडेट इन केस ऑफ इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ एनी जॉइंट होल्डर, ऑपरेशन द अकाउंट विल बी स्टॉप। किसी भी एक बंदे का डेथ हो जाता है तो उसके अकाउंट का ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। ये कब होता है, या तो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, डेथ हो जाता है जॉइंट होल्डर का, तो इस केस में होता है। फिर रूल फॉर क्लेम अकाउंट, क्लेम कब किया जा सकता है, ये तो हो गया मोड ऑफ ऑपरेशन की बात। अब आ जाती है कि क्लेम कब किया जा सकता है। तो क्लेम ऑन द डेथ ऑफ एनी, कोई भी एक बंदा का डेथ हो जाता है तो जो सर्वाइवर है, जो जिंदा बचा हुआ है, वो होल अमाउंट का जो है मालिक हो जाता है। फिर नॉमिनेशन कैन बी इंटरटेन फॉर पेमेंट फॉर बैलेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल जॉइंट। दोनों अगर डेथ हो जाते हैं, देखिए एक पर्सन जिंदा है और दूसरे एक पर्सन डेथ हो जाता है, दूसरा पर्सन जिंदा है, तो जो जिंदा है उसका अमाउंट हो जाता है। अगर ये दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है उसका पैसा हो जाता है। नॉमिनेशन अगर है तो दोनों के डेथ के बाद ही नॉमिनी का चांस आता है। फिर नो राइट ऑफ सेटअप कैन बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट फॉर द अमाउंट ड्यू टू द बैंक इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। सो ये देख लीजिए कि ये नो राइट ऑफ सेटअप कैन बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। अभी कोई 2 पर्सन का ज्वाइंट अकाउंट है और किसी एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कुछ उसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो बैंक का कुछ अधिकार नहीं होता है कि राइट ऑफ सेटअप जो है वो ज्वाइंट अकाउंट के पैसे से इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकाउंट में राइट ऑफ सेटअप ये करे, राइट ऑफ सेटअप जो है अप्लाई करे। तो ये जो है एक्सरसाइज नहीं हो सकता है, ज्वाइंट अकाउंट से पैसे लेके जो है इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। तो ये बताता है ये 3rd नंबर की क्लेम के ये प्रोसीजर कैसे हैं। फिर D नंबर ये बोलता है कि डिपॉजिट मेड बाय हिंदू ऑफ हिज मनी ज्वाइंटली विद द वाइफ or any other person payable to either or survivor does not on his death constitute a gift by him to the other person। अब ये देखिए, एक कोई पर्सन है, एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ के साथ एक अकाउंट ओपन किया है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो वाइफ जो सर्वाइवर है उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और पर्सन के साथ जो है अकाउंट ओपन किया है, यानी पेबल टू इधर डज नॉट ऑन इज कंसिडर गिफ्ट बाय हिम टू द अदर, तो वो अदर पर्सन को एज ए गिफ्ट वो पैसा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो हस्बैंड है तो उसके लीगल हायर, अदरवाइज उसकी वाइफ जो है सर्वाइवर, उसको पैसा दिया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं HUF।
जिसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। HUF के केस में क्या होता है कि इन HUF द बिजनेस इज़ इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब कि दादा का है तो पापा, पापा का है तो बेटा, ऐसा करके जो है इनहेरिट होता है, मतलब एक के बाद एक जनरेशन जो है वो HUF का बिजनेस जो है करते चले जाते हैं। वेयर अ हिंदू डाइज लिविंग अ बिजनेस इट पासिस थ्रू द लीगल हेयर, मतलब एक HUF जो है पर्सन अगर वो डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हेयर को है जो है वो बिजनेस कंटिन्यू हो जाता है। ही लिव मेल चिल्ड्रन, if he leaves male children it descendant to them the property become to HUF property. The member of the family आर कॉल्ड को पार्टनर। जो भी HUF के मेंबर होते हैं उसको को पार्टनर्स बोला जाता है। और इसके केस में जो है जो मेन कर्ता होता है एल्डेस्ट मेल चाइल्ड, जो एल्डेस्ट मेल चाइल्ड, ये भी क्वेश्चन आता है कि HUF के केस में कर्ता कौन कहलाता है, तो जो एल्डेस्ट सबसे बड़ा मेल चाइल्ड, सबसे बड़ा जो है मेल चाइल्ड उसके घर में होता है, मेजर जो होता है उसको कर्ता कहा जाता है। व्हेन एन अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ HUF ऑल एडल्ट मेंबर हैव टू साइन इवन दो द कर्ता वुड ऑपरेट द अकाउंट। एक HUF में अगर जितने भी एडल्ट पर्सन हैं सबको सिग्नेचर देना होता है और जो भी माइनर है उन सबका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। कर्ता के अलावा भी बाकी सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे जो है जितने मेजर हैं उनके सिग्नेचर और HUF का तो कर्ता के स्टाम्प के साथ उसका साइन लिया जाता है कि यही अकाउंट को ऑपरेट करेगा। उसके अलावा कोई भी सिग्नेचर भले सारे एडल्ट मेंबर का लिया जाता है बट कर्ता के अलावा कोई अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद देख लीजिए थे कि रूल ऑफ ऑपरेशन, उसमें रूल ऑफ और भी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कर्ता ही जो है वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी होता है कि वो ऑपरेट करे उस अकाउंट को। द कर्ता हैज़ एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू अवेल लोन एंड एग्जीक्यूट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर एक लोन लेने के लिए HUF लोन ले सकता है, जो करता है वो लोन ले सकता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा वही करता करेगा। टू बी ऑन द सेफ साइड लोन डॉक्यूमेंट शुड बी साइन बाई ऑल द एडल्ट मेंबर। जितने भी एडल्ट HUF के केस में जितने भी को पार्टनर है, और को पार्टनर्स में को पार्टनर्स का मतलब मेंबर्स जो है HUF के वो मेजर हैं तो उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर B ये बोलता है कि द कर्ता हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र एन असेट प्रोवाइडेड इट इज़ द मेड फॉर अ लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। यहाँ पे जो है असेट का ट्रांसफ़र कर्ता कर सकता है बट वो लीगल नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरत है, लीगली ज़रूरत है तो वो कर सकता है ट्रांसफ़र उसको। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल नेसेसिटी रेस्ट विद द ट्रांसफरी, ठीक है, वही बोल रहा है। द नेम ऑफ द मेल माइनर को पार्टनर शुड बी केप्ट ऑन द रिकॉर्ड एंड देयर गार्डियन मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट ऑन देयर बिहाफ। यहाँ पे जितने भी माइनर होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है और उसके नाम लिखे जाते हैं मेल मेंबर के, और गार्जियन ही उसके बिहाफ में जो है साइन करता है। फिर विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर डज नॉट पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म इन जियोपार्डी। कोई एक को पार्टनर अगर उसमें से विड्रॉ हो जाता है तो इसका मतलब कि नहीं कि वो बिजनेस का एग्जिस्टेंस ना रहा या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वाइल ओपनिंग अकाउंट एंड ऑन द चेक्स इशूड द यूज ऑफ द वर्ड HUF एसेंशियल। जो भी चेक बैंक इशू करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो आता है जो बैंक इशू करती है उस पर HUF लिखना ज़रूरी है। एंड द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाई, कर्ता ही अकाउंट को ऑपरेट करता है जिसको हेड ऑफ फैमिली कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप का अकाउंट कैसे ओपन होता है। पार्टनरशिप का केस देख लेते हैं। सो अकाउंट ओपन जो है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 जो है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप एज अ रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाई all or any of them acting for all. Registration of partner is optional except in the state of Gujarat and Maharashtra where it is compulsory. अब देखिए यहाँ पे ये बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डिफाइन होता है कि कोई भी पर्सन जो है एक बिजनेस में अपने आप को प्रॉफिट शेयर करने के लिए अगर एग्री होता है, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, अगर वो पार्टनरशिप डीड बनाता है तो वो पार्टनर कहलाता है। और यहाँ पे ये है कि पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जो है गुजरात और महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी और सब जगह इसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रूल ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉर्म अकाउंट, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट है उसको ओपन करने का क्या नियम है, कैसे ओपन किया जाता है। मुझे लगता है जो लोग रिटेल बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ब्रांचेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सब बहुत आसान है, लेकिन जो बैक ऑफिस में है
उनके लिए जानना ज़रूरी होता है कि ये अकाउंट का नियम क्या है, अकाउंट कैसे ओपन होता है। वैसे तो आपने जब IBPS का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सारी चीज़ें तो एक बार ज़रूर पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार जो है रिवीजन के लिए बताती हूँ ताकि एग्ज़ाम में कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके रूल क्या है कि पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करने के लिए, वाइल ओपनिंग एन अकाउंट द पार्टनर्स लेटर शुड बी साइंड बाई ऑल द मेजर पार्टनर स्टेटिंग द नेचर ऑफ बिजनेस। जितने भी मेजर पार्टनर हैं, माइनर इसमें साइन नहीं करेगा। सबसे पहले बात तो ये कहा जाता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो है माइनर को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप कंपनी में माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर हो सकता है, बट वो किसी लेटर पे साइन नहीं करेगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट लेटर, किसी भी फॉर्म वगैरह पे उसकी सिग्नेचर नहीं आएगी। तो जितने भी मेजर पार्टनर हैं वही साइन करेंगे। और वहाँ पे मेंशन होगा कि बिजनेस नेम, एड्रेस, सारे ऑल पार्टनर अलॉन्ग विद ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, उनके अकाउंट को ऑपरेट करने का तरीका क्या है, कि वो सिंगली करेंगे या जॉइंटली करेंगे या 2 लोग करेंगे या अलग अलग मोड देंगे। कि मोड ए में अगर 4 पार्टनर है तो मोड ए में बोलेंगे कि 10 से 20 लाख का जो 20 लाख तक के ट्रांजेक्शन है वो ए बी जॉइंटली करेंगे, 20 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन है वो CD करेंगे। इस टाइप से कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन अपना अपना डिफाइन करके वो पार्टनरशिप कंपनी अलग अलग देती है। फिर सेकेंड केस कहता है कि इन केस ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, इफ़ एनी ऑफ देम गिव नोटिस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन देन द अकाउंट वुड ओनली बी ऑपरेटेड बाई ऑल पार्टनर ज्वाइंटली। अगर देखिए सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन भी रहा पार्टनर का, लेकिन किसी एक ने डिस्प्यूट का लेटर दे दिया, बैंक में सबमिट कर दिया कि हमारा जो है पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया है, अब जो है ये नोटिस दे रहा है कि आप अकाउंट में ऑपरेशन को स्टॉप कर दीजिए, तो उस केस में जो है सारे पार्टनर अगर ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे तो ही अकाउंट ऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। C ये बोलता है कि पार्टनर आर म्यूचुअल एजेंट्स एंड कैन बाइंड बाय द फर्म बाय देयर एक्ट। इट अप्लाइज टू स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर ऑल्सो। ये स्लीपिंग पार्टनर ऐसे होते हैं जो कि अकाउंट में रहते तो हैं बट वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते हैं। फिर when the power of management restrict the right of other partner and is interested in one partner could be called as partnership। yes, ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको पार्टनरशिप कहा जाता है। when the power of management restrict the right of all the partner and is interested in one partner can it could be, मतलब उसका जो मैनेजमेंट ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई एक ही पार्टनर जो है इस अकाउंट के मैनेजमेंट को जो है चला सकता है, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? अगर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अगर डिसाइड करती है तो कहलाएगा ये। व्हेन देयर इज एडिशन इनटू द पार्टनरशिप द ओल्ड अकाउंट कैन बी कंटिन्यू इफ द बैलेंस इन अकाउंट इज इन क्रेडिट, बट व्हेन देयर इज द डेबिट बैलेंस द ओल्ड अकाउंट शुड बी क्लोज। अब देख लीजिए, अगर 2 पार्टनर है, एक तीसरा पार्टनर ऐड करना चाहता है, तो अकाउंट अगर क्रेडिट में होगा तो वो उसी अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। अकाउंट अगर डेबिट में होगा तो अकाउंट को क्लोज करना होगा और नया अकाउंट खोलना होगा। टू अवॉइड ऑपरेशन ऑफ द, ये क्लैटन रूल जो है उसके हिसाब से ये बोलता है, विच स्टेट दैट द फर्स्ट आइटम ऑन डेबिट साइड इज डिस्चार्ज बाई द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड सो ऑन द क्रोनोलॉजिकल। द लाइबिलिटी इज दस क्रिस्टलाइज एंड फ्यूचर क्रेडिट आर नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द ओल्ड लाइबिलिटी ड्यूज। मतलब नया पार्टनर जब भी सिस्टम में आता है, कंपनी में ऐड होता है, तो पुराने से उसके जो भी क्रेडिट डेबिट ट्रांजेक्शन हुए हैं उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। बट अगर पुराना कुछ ड्यूज़ नए पार्टनर को चुकाना पड़ जाए तो ये तो नए पार्टनर के लिए प्रॉब्लम की बात है। तो रूल ऑफ क्लैटन रूल ये बोलता है कि नहीं, पुराना नया पार्टनर जो है अगर डेबिट अकाउंट में है तो उसको क्लोज ही करना होगा, क्योंकि नया पार्टनर जो ऐड हो रहा है उसको पुराने डेट से क्या लेना देना, वो तो नया रूल को फॉलो करेगा, नए सिरे से अकाउंट को देखेगा, इसलिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है कि पुराने ड्यूज़ को वो चुकाए। तो उसके बाद आ जाता है कि द रूल दैट द पार्टनर इज़ द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग बिटवीन द पार्टनर देमसेल्फ, where 2 of the partner of the firm executed a promissory note in favor of the third partner, agreed to pay him a certain sum due to him, it was held that the remaining partner are not bound। ये क्या बोलता है? तो यहाँ पे है पार्टनरशिप के केस में ये समझ लीजिए कि पार्टनर जो है उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक कंपनी है और उसमें अगर 4 पार्टनर हैं तो वो चारों पार्टनर उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो उसके मालिक नहीं कहलाते हैं। भले वो
शेयर प्रॉफिट के शेयर्स को जो है डिपेंड अपॉन कि उनका एग्रीमेंट कैसा है उसके हिसाब से भले वो डिवाइड करके बांटते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, बट वो एज ए एजेंट की तरह काम करते हैं। इतना ध्यान में रखिए कि पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म। तो ये कह रहा है कि अगर दो पार्टनर एक प्रॉमिसरी नोट, एक चेक को साइन किया है किसी तीसरे पार्टनर के नाम से कि ये एग्री किया है कि हम लोग तुमको ये सम ऑफ मनी पे करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि चौथा पार्टनर भी उसको पे करने के लिए मतलब बाउंड होगा। वो अगर उसके नॉलेज में नहीं है तो वो उसके लिए बाउंड नहीं है। पार्टनरशिप कंपनी में यही होती है कि जो पार्टनर जो कर रहा है इंडिविजुअल, उसकी लायबिलिटी बनती है। किसी और पार्टनर को ऐसे नहीं ज़बरदस्ती का उसको बीच में नहीं ला सकता है कि नहीं तुम्हें भी इतना शेयर जो है हमारा ड्यूज जो है तुमको पे करना पड़ेगा, या हम दोनों ने किया तो तुम्हें भी कर, ऐसा कुछ नहीं होता पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में जो होता है वो कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, अपनी लायबिलिटी अपने ड्यूज़ को वो डेट को वो खुद देखते हैं, तीसरे पार्टनर पे वो लोग ऐसे अधिकार नहीं जमा सकते। फिर डेथ ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली। किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप कंपनी को जो है क्लोज डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसके अकाउंट को हम आगे ऑपरेट नहीं करने देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ द डिजीज पार्टनर, द बैंकर शुड क्लोज द अकाउंट ऑफ द फर्म एंड सिक्योर अ लेटर ऑफ एडमिन फ्रॉम द कोर्ट। द अकाउंट वुड हेयरफोर्ड बी स्टाइल्ड एज आर.के. डोबले डिजीज रितेश मिटल एग्जीक्यूटर एडमिन। मतलब एक एडमिन जो है वो अपॉइंट कर देता है बैंक के तरफ से कि इसके अकाउंट को कैसे, अगर डेबिट में बैलेंस है तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसके लिए कोर्ट एक एडमिन अपॉइंट कर देता है, फिर वो देखता है पार्टनर का डेथ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एक है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर नीड स्टॉपेज ऑफ द बैंक अकाउंट ऑपरेशन बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर टुवर्ड द बैंक एंड द थर्ड पार्टी सीजेज। तो जो भी रिटायर हो रहा है उसकी लायबिलिटी जो है बैंक के प्रति सीज कर दी जाती है, तो इसीलिए बैंक का ऑपरेशन जो है स्टॉप कर दिया जाता है पार्टनरशिप का अकाउंट में अगर रिटायरमेंट का केस आता है। तो इफ़ अ पब्लिक नोटिस इज गिवन इन द लोकल न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और न्यू अकाउंट शुड बी ओपन। अगर वो सीज कर दिया तो नया अकाउंट एक ओपन कर दिया जाएगा उसके केस में। फिर अकाउंट ओपनिंग ऑफ द लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है, लिमिटेड कंपनी सबसे पहले तो लिमिटेड कंपनी कहलाती कौन सी है, अब देख लीजिए। ये जो है ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी में 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहला होता है कि पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में जो है मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मिनिमम डायरेक्टर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम मेंबर जो है अनलिमिटेड हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में आता है। पब्लिक लिमिटेड के केस में मिनिमम मेंबर 7, मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड, और इसका पेड अप कैपिटल होता है जो है वो 5 लाख का होता है, और ये रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 1956 में। प्राइवेट लिमिटेड के केस में देख लीजिए, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, डायरेक्टर भी 2 होते हैं, और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड के इट हैज़ मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम ऑफ 50। अब ये देखिए, ये पुराना डेटा हो गया है, अब 200 हो गया है, 200। एंड पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। सो ये भी कंपनी एक्ट 1956 के, अभी इतना सेक्शंस वगैरह तो नहीं आता है मोस्टली, बट 1956 कंपनी एक्ट के थ्रू इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पब्लिक में 7 मेंबर, 3 डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर 3, मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट के केस में मिनिमम डायरेक्टर और मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, एंड मैक्सिमम मेंबर जो है 200 होते हैं। पब्लिक में 5 लाख पेड अप कैपिटल, प्राइवेट में 1 लाख पेड अप कैपिटल। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनीज़। 51% से ज़्यादा जो भी शेयर होता है गवर्नमेंट का तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। बैंकों में जो गवर्नमेंट बैंक है 51% से ज़्यादा जो शेयर है तो वो गवर्नमेंट बैंक कहलाती है। उसके बाद रूल फॉर ओपनिंग अकाउंट एंड ऑपरेशन, इसका रूल क्या है, कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें MOA और AOA प्राइवेट लिमिटेड के केस में या पब्लिक लिमिटेड के केस में जो है अकाउंट ओपनिंग का क्या तरीका है। तो MOA AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन कब रजिस्ट्रेशन किया है उसका सर्टिफिकेट, नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड आर्टिकल, मतलब एक लेटर देना होता है जिसपे कि कितने डायरेक्टर हैं कंपनी में वो लिस्ट देना पड़ता है। फिर पब्लिक लिमिटेड में फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी देखिए इसका रजिस्ट्रेशन कब हो गया, कब लेकिन उसने बिजनेस को कब कमेंस किया, कब शुरू किया, उसकी कॉपी।
प्राइवेट में और पब्लिक में यही फ़र्क हो जाता है कि पब्लिक के केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो लेटर लेना ज़रूरी होता है। पब्लिक और प्राइवेट में यही डिफरेंस हो जाता है। बाकी पेपर तो सेम होते हैं कि सारे डायरेक्टर या ऑथराइज सिग्नेटरी के KYC दे दो, MOA दे दो, AOA दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो, प्लस लिस्ट ऑफ डायरेक्टर दे दो, फ़ोटो दे दो, सारी चीज़ें होती है। बट दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक लिमिटेड में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कमेंसमेंट कब शुरू किया आपने उसकी सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना ज़रूरी होता है। फिर सिग्नेचर जो है फ़ोटो लगा के सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट का कॉपी देना होता है एग्जिस्टिंग कंपनी हुआ तो। कंपनी शुड, और ये कंपनी इंश्योर करती है कि उसका मोड ऑफ ऑपरेशन इट ऑथराइज द इट्स एम्प्लॉय टू कलेक्ट कैश पेमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रॉड ऑपरेशनल डिफिकल्टी देयर शुड बी मिनिमम 3% एट द टाइम टू ऑपरेट द अकाउंट। मतलब कुछ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए मिनिमम 3% का साइन होना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड में तो आप देखेंगे सिंगल पर्सन भी ऑपरेट करते हैं। डिपेंड अपॉन कि कंपनी की कैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने मोड ऑफ ऑपरेशन को जो है देते हैं। इट मे ऑल्सो भी नोटेड, और क्या नोट किया जाता है कि डेथ ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी डज नॉट डिमांड द स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट सिंस द कंपनी इज एग्जिस्टेंस। अगर कंपनी है तो अगर डेथ हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उस चेक का पेमेंट नहीं होगा। अगर उसने साइन किया है अपने डेथ से पहले तो उसका पेमेंट पेमेंट किया जाता है। इसमें देखिए अब यहाँ पे जो है कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी, कंपनी एक लीगल एंटिटी होता है। बट पार्टनरशिप के केस में आपने क्या देखा कि पार्टनर्स उसके एजेंट होते हैं। वो जो पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनर एजेंट होते हैं। बट यहाँ पे जो है डायरेक्टर की जो है इस केस में देखिए कि अगर ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसका डेथ भी हो जाता है। पार्टनरशिप के केस में डेथ हो जाता था तो कि स्टॉप कर देंगे ऑपरेशन। बस इसके केस में अगर डेथ हो जाता है तो उसकी पेमेंट चेक की हो जाती है, अगर चेक उसके डेथ के पहले का साइन किया हुआ है तो। लिमिटेड कंपनी डूइंग ट्रेडिंग हैज़ इम्प्लाइड पावर टू बोरो वाइल अ नॉट ट्रेडिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट इन द मेमो आर्टिकल। लिमिटेड कंपनी को ट्रेडिंग के लिए दिया गया है। इंट्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अ चेक पेएबल टू द कंपनी शुड नेवर बी डिपॉजिट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी के नाम पे, अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे एक चेक इशू हुआ है तो अगर उसका डायरेक्टर चाहता है कि मैं अपने अकाउंट में, मैं उसका पर्सन A डायरेक्टर जो है बोलता है कि मेरे अकाउंट में इस पैसे को डाल दो, तो ये डिपॉजिट नहीं हो सकता है। एंड इट अमाउंट टू नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 131 ऑफ NI एक्ट 18। बैंक का कोई एम्प्लॉई जो है बोलता है, उधर जाके कोई पर्सन ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है और जाके बोलता है कि मैं इस कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आप मेरे अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में ये चेक पास कर दीजिए। और उस अगर नेग्लिजेंस से कोई ऑफिसर, अगर उसको इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इतना नहीं जानता है और वो पे कर देता है कंपनी के नाम वाला चेक, तो ये जो है अंडर सेक्शन NI एक्ट में जो है 131 का नेग्लिजेंस हो जाता है। मतलब उसने फिर नेग्लिजेंस का केस आता था। गुड फेथ में उसने पेमेंट नहीं किया, प्रॉपर उसने पेमेंट नहीं किया, ये होता ही नहीं है, पेमेंट नहीं कर सकते, पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते। ओपनिंग अकाउंट फॉर द ट्रस्ट। ट्रस्ट के अकाउंट ओपनिंग का क्या होता है? ट्रस्ट के अकाउंट में जो है ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप of the property arising out of confidence respond to and accepted by the person benefit or another the person who reposes the declared confidence is called the author of the trust, who accept the confidence is called the trustee। यहाँ पे देखिए कि ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करने के लिए जो ट्रस्टी होता है वो साइन करेगा उस पर। द पर्सन हु बेनिफिट द कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट द कॉल द बेनिफिशियरी। द इंस्ट्रूमेंट बाई विच द ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड इज़ कॉल्ड ट्रस्ट डीड। मतलब एक ट्रस्ट डीड क्रिएट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि ये पर्सन बेनिफिशियरी है, ये पर्सन ट्रस्टी है, ये पर्सन जो है इसका ओनर है। इस हिसाब से जो है उसमें ट्रस्ट डीड में सारे डिक्लेरेशन दिए होते हैं। और इसका ओपनिंग का रूल क्या होता है कि ट्रस्ट डीड देना होता है, जो भी पर्सन होंगे उनके पैन, आधार, फ़ोटो, KYC देने होते हैं।